तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विक्रांत दुबे और आप देख रहे हैं चैनल चल पढ़ ले। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों की रिक्वेस्ट आई थी और स्टूडेंट्स की भी कि भाई आप जो है क्लास 12th के भी कुछ चैप्टर्स के ऊपर जो है वो क्लास दीजिए। तो हम यहाँ पे बात करें आज मैथ क्लास 12th के बारे में, चैप्टर 10 जो कि वेक्टर अलजेब्रा। ये आपका बोर्ड्स के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो ठीक है, हम इसके बारे में थोड़ी सी अभी एक बेसिक क्लास देते हैं जो कि बहुत छोटी क्लास रहेगी। फिर हम धीरे धीरे इसको आगे कंटिन्यू करते जाएंगे और इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से समझते जाएंगे। सबसे पहले तो अगर हमें वेक्टर अलजेब्रा को समझना है तो आपको सबसे पहले तो दो चीज़ों के डिफरेंस के बारे में समझना पड़ेगा कि एक स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और दूसरा एक वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर को समझना तो बहुत ही आसान है। स्केलर का मतलब है उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और अगर वेक्टर की बात करूँ तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, प्लस उसके साथ एक उसके अंदर डायरेक्शन भी हो जाएगी। ठीक है जी। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और वो डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटीज़ मेरी वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। और स्केलर क्वांटिटी वो होंगी जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ स्केलर क्वांटिटी की, तो अगर आप ये बताइए, अगर मैंने आपसे पूछा कि आपकी क्लास में बच्चों की हाइट कितनी है, तो क्या आप ये बताएंगे उसकी हाइट नॉर्थ की डायरेक्शन में 10 मीटर है या फिर 6 फीट उसकी हाइट जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन में? ऐसा तो नहीं होगा ना। आप हाइट को कैसे बताते हैं? जैसे मैंने आपसे किसी की भी हाइट को पूछा तो आप बताएंगे जी वो 162 सेंटीमीटर का है, या फिर आप बताएंगे वो 5 फुट 8 इंच का है। तो इस तरीके से आप उसकी हाइट को डिफाइन करेंगे। बट अगर मैंने बात की कि आप एक फुटबॉल के प्लेयर हैं और आपको अपने फ्रेंड को वो बॉल पास करनी है, तो आप क्या बताएंगे, किस तरीके से उसको एलेबोरेट करेंगे? आप बताएंगे सर मैंने जो बॉल है वो अपने लेग से किक की और अपने फ्रेंड तक पास की। लेकिन आपने क्या उसको किसी भी डायरेक्शन में पास कर दिया? नहीं। आपने पहले तो उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आपने उसके ऊपर एक तो फोर्स लगाया होगा, बट फोर्स लगाया होगा वो भी कहाँ लगाया होगा, किसी एक डायरेक्शन में लगाया होगा। तो जब आप किसी भी फोर्स को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किक आउट कर रहे हैं, मतलब उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तब वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। आप लोगों ने दो कॉन्सेप्ट के बारे में तो बिल्कुल पढ़ा होगा, जिसमें से एक था डिस्टेंस और दूसरा था डिस्प्लेसमेंट। ये आप लोगों ने क्लास 9th में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। डिस्टेंस का मतलब होता था कि जैसे मैं ए से बी तक गया, फिर मैं बी से सी तक गया, सी से डी तक आगे जाऊंगा और डी से ई तक चला गया। तो मैंने टोटल कितना ट्रैवल किया ये मैं क्या ऐड कर दूंगा, जैसे टोटल मैंने ट्रैवल किया ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से डी प्लस डी से ई। जब मैं ये टोटल यहाँ पे ट्रैवलिंग की बात करूँगा तब ये मेरा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। बट अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में बात करूँगा कि ए से लेके ई तक मुझे जाने में शॉर्टेस्ट पाथ क्या काउंट हुआ, वो मेरा डिस्प्लेसमेंट कराई। क्योंकि ये मैंने पूछा कि इनिशियल पॉइंट से मेरे फाइनल तक बताओ बस क्या डायरेक्शन थी, मतलब मैं कितना चला, मेरे को मिनिमम कितना चलना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और ये मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। बट अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को ही काउंट करता चला जाऊँगा तो वो मेरी स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं बात करूँ तो मैं डायरेक्शन लाइन सेगमेंट की बात करता हूँ। डायरेक्शन लाइन सेगमेंट का कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं है, बस आप ये समझिए कि ये एक डॉटेड लाइन है और इसके ऊपर मैंने क्या किया, मैंने एक यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर दी। ठीक है, ये अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इसको एक अलग कलर की लाइन से मार्क कर देता हूँ, सो दैट आप लोगों को ये बात ध्यान में रहे कि ये किस तरीके से गई है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे रेड लाइन करी ये मेरी एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को दर्शाती है, शो करती है। ये मेरा पॉइंट ए बी था। अगर मैं इसको लिखूंगा तो मेरा इसको लिखने का तरीका होगा ए से बी और बी एंड पॉइंट, मतलब ये ए से बी की ओर जा रही है। आप देखिए मैंने ए से बी की ओर जाते हुए इसको लगाया। अगर मैं यहीं पर इसको लिख देता बी टू ए तो क्या ये सेम बात होती? ये बिल्कुल भी सेम बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो लाइन है यानी कि वो किस तरीके से जा रही है मैं उसको भी आपको यहाँ पे शो करता हूँ। इसको आप बहुत ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपके बेसिक नॉलेज को बढ़ाते हैं। ये आपका जो मैंने सेकंड लाइन बनाई ये आपकी लाइन 1 है जो मैंने ऊपर बनाई है, ये वाली। और ये मैं अगर नीचे बात करूँ तो ये आपकी लाइन 2 है। तो जो लाइन 2 है आपकी वो ये वाली है और लाइन 1 जो है वो ये वाली है। ठीक है, तो आपका ए बी कभी भी इक्वल नहीं होगा बी ए के, लेकिन हाँ आपका ए बी जो होगा वो माइनस बी ए के इक्वल होगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसको हम थोड़ा सा आगे जाके और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बस आप ये समझ लीजिए कि भाई
मैग्नीट्यूड और अभी डायरेक्शन आप लोग और अच्छी जब समझेंगे आगे चल के तो आप लोगों को और भी ये पॉइंट्स क्लियर होते चलेंगे। जहाँ से आपका पॉइंट शुरू होता है यहाँ पे ए से अगर शुरू हुआ पॉइंट तो ये आपका क्या कहलाएगा, इनिशियल पॉइंट। क्या कहलाएगा आपका, इनिशियल पॉइंट। और जहाँ पे आपका ख़त्म होता है वेक्टर दैट इज कॉल्ड आपका कौन सा पॉइंट, वेरी गुड, फाइनल पॉइंट। ठीक है जी, आप बहुत ही समझदार बच्चे हैं, आप लोगों को चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती हैं और ये सबसे अच्छी बात है। अब मैं बात करता हूँ आपसे किसके बारे में, यहाँ पे एक ऐसा वेक्टर जिसको आप लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करते हैं। पोजीशन वेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पोजीशन वेक्टर को समझने से पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अच्छा, आप सब लोगों को डिस्टेंस फार्मूला तो याद होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर जो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था वो आप लोगों को याद होगा कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था आपका। ये मैं मान लूँ कि ये कोई डिस्टेंस है ओ ए, तो ओ ए से आपकी जो डिस्टेंस होती थी वो हो जाती थी x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर आप लोगों ने इसी को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ा क्लास 11th के अंदर, वो आपने 3 डायमेंशन के अंदर इसको पढ़ा है। मुझे अच्छे से ध्यान है, आपको भी ध्यान होना चाहिए। कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ सेम था, बस एक चीज़ बढ़ गई थी, एक डायरेक्शन बढ़ गई थी जिसको आप लोग कहते थे z। ठीक है, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया था यहाँ पे आपका क्लास 11th के अंदर, उससे पहले 2 कोऑर्डिनेट था। ठीक है जी, वही आपका सेम यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए फाइंड आउट होने वाला है। तो अगर मैं कभी भी बात करूँगा कि आपको किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जैसे कि ओ ए है, आपको ओ ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ओ ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे और आपका जो मैग्नीट्यूड है वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। इसको और अच्छे से डिटेल में जब क्वेश्चन करेंगे तब आप लोगों को समझा देंगे। बस अब आप ये समझ में आ गया कि आपका जो फॉर्मूला होगा वो यही होने वाला है। ठीक है, वेरी गुड। हम जल्दी से बात करते हैं हम लोग कोसाइंस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ गया कि ए बी सी क्या है। एक बार अगर हम पोजीशन वेक्टर्स के बारे में बात करें तो पोजीशन वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल फॉर्मूला लिखूँ अगर मैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको डिटेल में एक बार ही याद दिला देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये जो है मेरा वो कोऑर्डिनेट सिस्टम था जिसके अंदर मैं बात कर रहा था। यहाँ पर कोई पॉइंट था, ये है मेरा x1, y1, z1, ये मेरी वो वैल्यूज़ हैं। और यहीं पर ही मेरी इसकी जो वैल्यू है ये x2, y2 और z2 है। अगर मैं x2, y2, z2 को ओरिजिन मानता हूँ तो मेरी ओ ए की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इन सिंपल, तो मेरा ओ ए की जो वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड की वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। क्योंकि आप जैसे ही यहाँ पे वैल्यूज़ को 0 0 0 पुट करेंगे तो आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पोजीशन फैक्टर ऑफ ए, यहाँ पे ए की बात कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको मैं कैसे पढ़ूँगा, इसको पढ़ने का तरीका मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि आप इसको पढ़ेंगे कैसे। आप इसको पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट, ठीक है, या फिर ओरिजिन जो भी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। ठीक है, आप इसको ऐसे पढ़ेंगे। वेरी गुड। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक अलग और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। इस कॉन्सेप्ट को प्लीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको हम कहेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत आसान भी होता है। ये वाला एंगल अल्फ़ा है, आप लोग ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा सा कलर्स का यूज़ करूँगा सो दैट आप लोग को थोड़ा आसानी से समझ में आए। ब्लैक ब्लैक, ये रेड वाला जो है मेरा ये बीटा है, और अगर ग्रीन वाले की बात करूँगा तो ये मेरा गामा एंगल है। ठीक है, और उन सब की वैल्यूज़ को मैं उनके तरीके से लिखूँगा। अल्फ़ा वाले की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की x है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँगा तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की y है, और अगर ग्रीन वाले की बात करूँगा तो ये डिस्टेंस मेरी यहाँ से यहाँ तक z है, जो कि मैंने काउंट कर लिया। ठीक है, मैं बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे आप लोगों को येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, ये कोई पॉइंट ए है,
ये वाला कोई पॉइंट मेरा बी है, और ऐसे यहाँ पे अगर इसकी बात करूँ तो ये कोई पॉइंट मेरा सी है। ठीक है जी, ये ऊपर मेरी जेड एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, और ये मेरी वाई एक्सिस है। मैंने ये सब आपके यहाँ पे मार्क कर दिया। और ये जो मेरा ए वाला पॉइंट है इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ये मेरा कोई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू लिखूँगा तो बहुत सिंपल से तरीके से काम करेंगे। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू लिखूँगा तो अगर मैं, आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है, मैं ग्रीन वाले से, मैं येलो वाले से ही यहाँ पे अगेन एक मार्क बना दे रहा हूँ। आप लोग इसको थोड़ा सा मेजर करने की कोशिश करेंगे, तब आप समझेंगे कि ये यहाँ पे 90 डिग्री है। जो मैंने अभी जस्ट एक और रेड कलर से बना रहा हूँ, ये वाला, ये 90 डिग्री है मेरे पास में। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। इसकी मैं एक एक्सटर्नल फिगर यहाँ पे और बना दे रहा हूँ। आप लोग जब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तब आप लोग को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में कैसे है। ये वाला कोई पॉइंट मेरा ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट आपका ए है, ये वाला कोई पॉइंट आपका, अच्छा मैंने 2 ए बना दिए, सॉरी। एक काम कीजिए, आप इसको पी कर दीजिए, तो ये आपका पी हो गया और यहाँ पे ओ हो गया। ठीक है, और ये वाला जो है ये मेरा अल्फा एंगल था। तो सिंपल सी बात, ओ ए से मेरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स है। ठीक है, और ये तो मेरा आर मैंने आपको बताया ही था, ये तो गामा था यहाँ पे। और जो मेरी ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस है इसको मैंने एस आर मार्क कर दिया, तो ये मेरी आर हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे बताइए कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई। इसका होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू है मेरी एक्स और हाइपोटेनियस है मेरी आर। और यहाँ पे जो आर है यही मेरा क्या है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ये मेरा क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, जो कि आपने यहाँ पे निकालना सीखा था, ये वाला, तो ये यहाँ पे वैल्यू है। अब इन सेम केस अगर मैं बात करूँ रेड वाले के बारे में, तो मैं यहाँ पे कॉस बीटा की बात कर लूँगा। कॉस बीटा मेरा सेम फॉर्मूले से अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे बस वाई आ जाएगा, नीचे की वैल्यू सेम रहेगी। और मैं ग्रीन वाले के लिए ग्रीन वाले की अगेन मार्किंग कर देता हूँ। ठीक है, कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, कॉस गामा इसकी हो जाएगी जेड अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पे फाइंड आउट होके आ जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं बहुत छोटे से टॉपिक के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है जिसको हम कहेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, आप लोगों को जस्ट मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक्चुअली में टाइप ऑफ वेक्टर्स कितने टाइप के हैं और क्या क्या होते हैं, तो इसको बहुत जल्दी समझेंगे। और ये वाली हमारी छोटी सी क्लास यहीं खत्म हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ज़ीरो वेक्टर क्या होता है। ज़ीरो वेक्टर को समझने के लिए बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट वाली बात, हम लोग एक जगह से शुरू होते हैं और वापस उसी जगह पर आ गए। मैं से शुरू हुआ और इस तरीके से मूव आउट हुआ। तो आप बताइए, मैं इनिशियल वापस क्या उसी जगह पे आ गया। जैसे मान लीजिए रोहन अपने घर से ओ डायरेक्शन में खड़ा था और वहाँ से यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन की ओर चला, फिर वो वहाँ से लेफ़्ट मुड़ गया, फिर 5 मीटर जाने के बाद अगेन वो लेफ़्ट मुड़ गया और 5 मीटर चला, फिर वो अगेन लेफ़्ट मुड़ गया, अगेन 5 मीटर चला, लास्ट में उसकी इनिशियल से वापस से पोजीशन कितनी है, 0। तो इसीलिए ये मेरा ज़ीरो वेक्टर कहलाएगा। जब मैं ओ से चला और ओ पे वापस आ गया तो ये मेरा ज़ीरो वेक्टर कहलाएगा। इन द सेम वे अगर मैं इसको ए नाम दे दूँ, इसको बी नाम दे दूँ, इसको सी दे दूँ, अगर वो ए से चलता और ए पे दोबारा आ जाता तो भी ये ज़ीरो वेक्टर कहलाता। तो ज़ीरो वेक्टर की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैं बात करूँगा यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर को भी समझना बहुत ज़्यादा आसान है। यूनिट वेक्टर का भाई नाम से ही पता चल रहा है, यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ जिसकी वैल्यू 1 आए। ठीक है, और इसको मैं डिनोट करता हूँ यूनिट वेक्टर को इस तरीके से, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर को जब निकालना सीखेंगे तब आप लोग को और अच्छे से बता देंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। नेक्स्ट की बात मैं करूँगा को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है भाई, बहुत सिंपल, एक वेक्टर और एक वेक्टर, ये दोनों वेक्टर सेम इनिशियल पॉइंट्स को अगर फॉलो करते हैं तब ये को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। फिर बात करते हैं कोलीनियर वेक्टर के बारे में। कोलीनियर वेक्टर जानना भी बहुत ज़्यादा आसान है। कोलीनियर वेक्टर को जानने के लिए बस इतना है कि जैसे देखिए ये मेरा एक वेक्टर है और इसी के ऊपर मेरा एक और वेक्टर है। ठीक है, तो ये मेरे कैसे वेक्टर कहलाएंगे, कोलीनियर वेक्टर कहलाएंगे। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, जब 2 or more vector are said to be collinear if they are parallel to the same line irrespective of their magnitude and direction। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर मेरे कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ किसके बारे में,
आप ये मान के चलिए 2 और रह गए, जिसमें से एक है मेरा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मैं आप लोगों को ऊपर बता चुका था, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे समझिए कि 2 वेक्टर, ठीक है, जिनकी वैल्यू सेम आए, बट वैल्यू ही सेम ना है, वैल्यू तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, तब वो वेक्टर मेरे इक्वल वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। बट डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया कि एक वेक्टर ए वेक्टर है, एक वेक्टर बी वेक्टर है, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, अगर इनका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है और इनकी डायरेक्शन जो है वो कैसी है, रिगार्डलेस ऑफ किसके, पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स, ठीक है। फिर लास्ट उसकी बात करते हैं वेक्टर की, जो कि है मेरा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में आप लोगों को बिल्कुल ऊपर बता के लेके आया हूँ, मैंने आपको बताया था ना कि जो आपका वेक्टर ए बी होगा वो किसके इक्वल होने वाला है, वो आपके वेक्टर बी ए के इक्वल होगा। जब एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जाए और वापस वाला दूसरा वाला उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी हो अपोजिट जस्ट, तो ये क्या कहलाएंगे मेरे, ये बिल्कुल एकदम मेरे नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। इसी के साथ आपकी ये फर्स्ट बेसिक क्लास खत्म होती है और आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी हम उसमें थोड़ा और डिटेल में एडिशंस ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसी में साथ साथ हम आगे भी थोड़े से मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर वगैरह के बारे में और कंपोनेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पहली एक छोटी सी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं चैनल चल पढ़ ले और मैं हूँ विक्रांत दुबे। थैंक यू सो मच।